अभी आ जाएगा। ठीक है, चलो जैसे जैसे मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगी ना, जितने भी यहाँ पे बच्चे हो थोड़ा सा एक्टिव रहना और मुझे बताते रहना मैम ये मत कराओ, ये हम कर लेंगे। इसके सारे सॉल्यूशन, हालांकि यहाँ में सॉल्यूशन तो नहीं है मेरे लाइव में तो, लेकिन जो वो डॉक्यूमेंट पे अपलोड हो रहे हैं उसके साथ सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो वो तुम्हें वहां से मिल जाएगा अगर तुम्हें देखना हो तो। बट मैं ट्राई करूंगी वो वाले क्वेश्चन कराने का जो तुम्हें नहीं आते और जो आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो बेटा ये 3 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा था, शिफ्ट तो छोड़ो, जेई मेंस में आया था अभी। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये अपने पहले वाली शिफ्टों में भी, कल वाले में भी आया था ऐसा। आपको क्या बताना बच्चों, आपको वो आयन बताना है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट 4.9 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंदनी आप छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो ये वाला टॉपिक। जो आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटोन, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस मैम। इसका मैं एक ट्रिक बता देती हूँ तुम लोगों को, हो सकता है पढ़ा भी हो आप लोगों ने। देखो, अगर तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर तुम्हारे बेटा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आया है तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 1.8 के आसपास तुम्हें देखने को मिलेगा। तुम्हें ये फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2.8 के आसपास मिलेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.8 के आसपास देखने को मिलेगा, यहाँ लिख रही हूँ। 4 होगा तो 4.8 के आसपास और 5 होगा तो 5.8। बस इतना ध्यान रखना है, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व। अब जैसे इसमें बोला 4.9, अब 4.9 देखो, यानी कि जो भी स्पीसीज होगी उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बस अब तुम्हें यही चेक करना है कितने होते हैं। जैसे Mn+2 में D5 तो 5 अनपेयर्ड होंगे, Fe+3 ये भी D5 होता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कोबाल्ट 2 + D7 होता है, ये आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, 3 अनपेयर्ड होंगे। क्रोमियम 2 + D4 होता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्रोमियम हमारा ऑप्शन 2 आ जाएगा। अब समझ में आया प्रगति, सॉरी नंदनी कैसे करना है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग वेयरिंग कराने का चक्कर मत डालना क्योंकि ये फ्री स्पीसीज है, फ्री आयन है, यहाँ पे कोई लीगेंड वीगेंड नहीं है जिसमें आपको सोचना पड़े कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो सारे बच्चे जिनका अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है पेपर में, तो प्लीज ये वाला टॉपिक नहीं छोड़ के जाओगे मैग्नेटिक मूवमेंट वाला। ठीक है मेरा बेटा, चलो आगे आ जाओ। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इनमें से किसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। प्लेटिनम, पोलोनियम, ये आपका क्या है प्रोसियोडाइनियम जो आपका लेंथेनोइड होता है, और ये आपका लेड है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या तुम्हें पता होना चाहिए। प्लेटिनम का तो जनरली बच्चों को याद रहता है 78 होता है, इसका आपका 57 to 71 के बीच में होगा, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, उसके बाद लेड का होता है आप लोगों का 82 होगा और इसका 84 होगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे मेरा बेटा, जैसे आपको पता है पोलोनियम कहाँ आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है ना। यस मैम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ओ सर सीधा प्रॉब्लम। और आपका लेड कहाँ आता है आपके उसमें, क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप? कार्बन। काशी गए शिव पार्वती, है ना। और आपको पता है लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो लेड तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, इसको ऐसे करना था। अगेन ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला था, आ रहा है, आता रहेगा, आता मतलब 10 साल बाद भी कोई बच्चा देगा ना पेपर जेई मेंस का, तो वहां पे वो शेप से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। देखो ये तो डायरेक्ट है, इसमें आपको बनाना नहीं है, मतलब आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी कि वहां पे बनाने नहीं बैठोगे। सब ये PYQ में है। PF5 ये होगा TBP एंड sp3d, SF6 ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल निकल के कॉम्प्लेक्सेस वैसे ही जेई वालों के फेवरेट होते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और डी हो जाएगा सेकंड। तो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट। सभी आई होप देख रहे हो कि मैम क्या करा रही है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन आया था, सॉल्यूशन से आया था, जनरली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से सवाल बनता है, बट आज के पेपर में थ्योरेटिकल सवाल बनाया था। 2 मोल ऑफ ईच ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लूकोज, इनको मिक्स किया गया है 500 ग्राम पानी के साथ, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आयोटा इंटू केबी इंटू मोलैलिटी। अब दोनों ही नॉन डिसोसिएटेड है तो आयोटा लेने की, मतलब जो ये आपका वॉन्टो फैक्टर है वो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो डेल्टा टीबी
निकाल ले। केबी क्या है 0.52। मोलैलिटी, अब देखो दो दिए हुए सोल्यूशन तो ऐड करो, 2 + 2, ठीक है मेरा बेटा, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ध्यान रखना ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा टीबी। लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पे डेल्टा टीबी निकालना है क्या? नहीं, तुम्हें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो क्या कहते हो? और क्योंकि देख रहे हो तुम, यस मैम। अब क्योंकि सॉल्वेंट तुम्हारा पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें पता ही है, डेल्टा टीबी तुम यहाँ से निकाल ही लोगे, और बस तुम्हें टीबी निकालना, निकाल लोगे यहाँ से। इस तरीके से इसको सॉल्व करने का रहेगा, ठीक है। ओके, फिफ्थ मुझे बताओ, कर लोगे? देखो एक बार सारे बच्चे नजर मारो, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, देखो मेरा बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। डाइएजोटाइजेशन कराया है और फिर केआई के साथ रिएक्ट कराया, बताओ क्या बनेगा? ये तो बिना ऑप्शन देख के भी कर दोगे तुम लोग। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आयोडोबेंजीन। लोगे और वो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, आज से ये पूछा था इनमें से कौन सा एसिडिक है? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक ही होगा यहाँ पे, जो भी ये जो क्या बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आपको बताना था कि 3-methyl-6-oxoheptanol will be formed after ozonolysis. Ozonolysis again one of the most popular topic in JEE. आपको इसमें से बताना था ओजोनोलिसिस करवा के किस केस में 3-methyl ये बनेगा 6-oxoheptanol। तो ओजोनोलिसिस में आपको लोगों को पता ही है क्या कराना होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना होता है। तो अब देखो किसमें पॉसिबिलिटी है, देखो हेप्टेनल मतलब एल्डिहाइड बनने वाला है ना। यस। अब देखो तुम यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करा के डबल बॉन्ड ओ लगाओगे और डबल बॉन्ड ओ, तो वहां पे कीटोन एक बनेगा, तो ये तो हो नहीं सकता फिर, है ना। बाकी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड आ रहा है क्या? देखो एक बार Yes, मैं ma'am. बना देती हूँ। ठीक है, ये है। आयुपेक नेमिंग में प्रायोरिटी किसको देते हो आप? एल्डिहाइड। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखो 6 पे क्या है, ऑक्सो है, 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो इससे बन जाए, बन की बात। तो यानी कि ओजोनोलिसिस कराने आना चाहिए। 8th वाला देखो, आपको ये रिएक्शन दी हुई है PCl5 की, और आपसे पूछा अगर तुमने इनर्ट गैस जीनोन डाल दी है एट कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? ये ली-चैटले प्रिंसिपल का सवाल है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे, है ना। लेकिन अगर मान लो मैं कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को डालती हूँ, यानी कि हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, खुले कंटेनर में बेसिकली तुम लोग इनर्ट गैस ऐड करो और प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखने मतलब लाइक प्रेशर अगर कांस्टेंट रखना है तो सारी गैसेस क्या करेंगी, घूमेंगी, सो दैट प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो होगा क्या यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे ना, क्योंकि गैस तो फैलेगी ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ली-चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो रहे होंगे, यानी कि फॉरवर्ड में देखो 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है। पढ़ा है ये टॉपिक? पढ़ना चाहिए। यस मैम। अब फॉरवर्ड में जा रहा है, चलो देखते हैं। और देखो ध्यान दो, 1 मोल PCl3 बनेगा और 1 ही मोल Cl2 की, यानी कि दोनों के मोल्स क्या बनने वाले हैं, सेम बनने वाला है। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रहेगी इक्विलिब्रियम पे, सेम रहेगी। इसमें बोल रहे हैं PCl3 ज्यादा बनेगा, गलत, दोनों की सेम रहेगी कंसंट्रेशन, यस। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक। तो जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो ली-चैटलर तुम पढ़ के जा सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तुम करके जा सकते हो अगर पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो फिर रहना। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। देखो स्टेटमेंट 1, NN की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है,
होती है कम, देखो Yes, ma'am. Yes, ma'am. साइज छोटा होता है। लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्शन, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, बिल्कुल ठीक है। वो बोल रहे हैं जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये तो गलत है। सारे के सारे एलिमेंट तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन में तो सारे के सारे नहीं शो करेंगे, तो यानी कि ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, याद करो। कल वाले मैंने ग्रुप 15 का बताया था, आज देखो उसने मतलब जो भी कल शिफ्ट हुआ था 16 का पूछ लिया था। इररेगुलर ट्रेंड किसका है? ग्रुप 16 का। Affinity. वेरी गुड, क्योंकि सल्फर की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद सिलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम और लास्ट में होती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इररेगुलर ट्रेंड है, बाकी सारे रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है मेरा बेटा। साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ये देखो, आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट गलत है। NO2 डाइमराइज हो जाता है N2O4 में, हाँ बिल्कुल हो जाता है। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, रिएक्टिव है। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड ऑप्शन देखो, ठीक है क्या? Yes, ma'am. ठीक बात है। NF5 एग्जिस्ट नहीं करता है PF5। क्यों नहीं करता है NF5 एग्जिस्ट? क्योंकि नाइट्रोजन के पास डू नॉट हैव वैकेंट और वाइटल। ठीक है क्या? बोलो, ये भी ठीक है। Yes, ma'am. चलो ओके, थर्ड वाला देखो। नाइट्रोजन और फास्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक होता है, बात तो ठीक है। आर्सेनिक और एंटीमनी का ऑक्साइड बेसिक नहीं होता, क्या होता है? कौन बताने वाला है? यस, एम्फोटेरिक होना चाहिए। तो ये हो गया गलत। तो देखो थर्ड जहां पे उड़ाओ उसको, हटा। ठीक है, चलो लगे हाथ ये भी देख लो। फोर्थ वाला, नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है। मैम इनकरेक्टली पूछा है, थर्ड होगा अच्छा, ना? ओके, यस 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 यस, इनकरेक्ट पूछा है, तो यानी कि अपना थर्ड इनकरेक्ट है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो अपन को फोर्थ भी चेक करना पड़ेगा। फोर्थ तो सही है। मैम सेकंड वाला होगा, क्या हो गया मेरा बेटा? ऑप्शन सेकंड होगा फिर। ऑप्शन सेकंड होगा, बिकॉज फोर्थ वाला भी क्या है, सही है। नाइट्रोजन डी पाई पी पाई नहीं बना पाता, जैसे हैवियर एलिमेंट्स बना पाते, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी और बाइटल नहीं है, तो पी पाई बनाने की टेंडेंसी रखता है। हो भी जाएगा, बताओ। यस मैम। ठीक है, मैंने आपको कल भी बोला था, जिसका अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है, CFT जरूर करके जाना है। देखो ये वाला फिर से इसने CFT से सवाल पूछा है। जो CFT में आपका है ना, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो पूछ रखा है इसने। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है वेवलेंथ का, एब्जॉर्ब बाय कॉम्प्लेक्स साइन। तो कैसे करने वाले हो, सोचो। मैम CFSC निकाल लेंगे, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना भी झंझट में नहीं पड़ना तुम्हें, सिंपल हो जाएगा। देखो लिगेंड का स्ट्रेंथ देख के तुम आराम से बता सकते हो। सबको हमें पता है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है लैम्डा के, वेवलेंथ के। ठीक है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या है, एनर्जी ही तो है। तो जितनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी उतना वेवलेंथ हमारा कम होगा, कम होगा। एंड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो बस एक बार हम लगा लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर लगा लेते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग साइनाइड लिगेंड है डी, उसके बाद कौन सा है, यहाँ पे देखो 6 अमोनिया, यहाँ पे 5 अमोनिया, 5 अमोनिया। अब क्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वाटर। तो ये हो गया ऑर्डर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इससे अपोजिट। देखो, तो बी का सबसे ज्यादा, फिर सी का, ए का, और डी। ऐसे क्वेश्चन तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किए होंगे, मॉक टेस्ट में बतेरे ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को मिले, तो प्लीज ध्यान से करना बेटा, इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, ओके। 13th क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैं रेफरेंस लाई हूँ एनसीईआरटी की, ताकि तुम्हें ध्यान में रहे कि एक बार हाईलाइट कर लेना एनसीईआरटी में, ताकि तुम्हें पता रहे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया इस बार। देखो ध्यान से देखना,
आपसे पूछा है कि जो ये मेटल आयंस है ना, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना मोलर कंडक्टिविटी के, ठीक है। तुम्हें ये तो पता है कि जितनी ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगी, मतलब जितने ज्यादा आयंस जो होंगे अच्छे से मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, उनकी मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होने वाली है। बोलो, ये कॉन्सेप्ट मालूम है? यस मैम। लेकिन ये देखो, ये एनसीईआरटी में एक टेबल है, वहां से सवाल पूछा है। देखो, तुमने ये कभी सुना होगा कि जो जिसका साइज जितना छोटा होता है उसका हाइड्रेटेड रेडियस उतना ज्यादा होता है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। जिसका साइज छोटा होता है, वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा उसको सराउंड कर पाते हैं। सुना है ये चीज? नहीं सुना? सुनना चाहिए था। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। जिसका साइज छोटा होता है उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होती है? ज्यादा। पेपर में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तुम्हें नहीं आता तो प्लीज मत करके आना, कहीं पता चले तुक्का मार के आ जाओ, ठीक है? फिर गलत होने के चांसेस है मेरा बेटा, ठीक है? तो जिसका साइज बेटा छोटा होता है उसका हाइड्रेटेड रेडियस जो होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता। मैं कैसे बोलती हूँ, जो छोटू होता है वो पानी पी के मोटू हो जाता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता, ठीक है? तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अब तुम मुझे बताओ, कैल्शियम और मैग्नीशियम में किसका साइज बड़ा है? मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम। कैल्शियम का। बेटा मांगे कार सेंट्रो, याद करो ना, है ना? कैल्शियम का बड़ा होगा, तो यस इसकी मैम। हाइड्रेटेड रेडियस कम होगी, यानी कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए फिर? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा, ठीक है? तो देखो कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, हटाओ, यहाँ कम है, हटाओ। अब लिथियम और पोटेशियम और सोडियम में किसकी ज्यादा है? साइज किसका बड़ा है? पोटेशियम का। तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगी? कम होगी, तो ये इसकी मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो पोटेशियम की ज्यादा होगी सोडियम से। तो ऐसे आप इसको सोल्व। मैम ये किस चैप्टर में था? ये बेटा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का लग रहा है ना? नहीं, मिशेल ये है फॉर्मेशन वाला। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ये सवाल। और उसमें मैंने है यहाँ पे, एनसीईआरटी में ये? हाँ, ये मैंने ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का ही है, तो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ताकि अगर तुम्हें देखना हो बाद में, जिसका भी अपकमिंग शिफ्ट में, वो वहां से रेफर कर सकता है, ठीक है? यहाँ से, ठीक है जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है ये, जहाँ पे तुम वो कंडक्टेंस वाले टॉपिक नहीं पढ़ते हो, वहां पे एक टेबल दी यस हुई है, मैम। वहां ओके। पे। ओके, एक क्वेश्चन ये था, एल फॉर्म बतानी है फ्रक्टोज की। ये तो आसान है, कर लोगे? कोई नहीं बोल रहा हाँ मैम ये तो आसान है, हम कर लेंगे, यस ऐसे मैम, बैठ आसान है, जाते कर हो। लेंगे मैम। हो गया ना? देखो, जो डी एंड एल फॉर्म होती है, कैपिटल डी और एल फॉर्म होती है, वो मिरर इमेजेस होती है एक दूसरे की, ठीक है? ठीक है जी। तो अब अगर तुम्हें डी फ्रक्टोज का फॉर्मूला पता है, मतलब स्ट्रक्चर पता है, तो तुम एल का बना लोगे मिरर इमेज, है ना जी? डी मतलब क्या हुआ? जो लास्ट कायरल कार्बन में कार्बन है उसका OH राइट हैंड साइड पे होगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा स्ट्रक्चर सही है, ये वाला सही है। ये देखो, अगर मैं डी फ्रक्टोज का बनाऊं तो ये होता है, इधर आओ, OHH HOH HOH CH2OH, ठीक है? ये आपका डी फ्रक्टोज। देखो ये इसकी मिरर इमेज ही है, ध्यान से देखो, नजर मारो। यस मैम। दैट इज वाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? यस मैम। कंफर्म करो मुझे बेटा एक बार, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? देखो सिंपल सा आया हुआ है बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन, ठीक है? जितनी भी शिफ्ट हुई है बेटा इसकी अभी तक, कल और आज की, उसमें बायोमोलिक्यूल का सिंपल ही क्वेश्चन आ रहा है, तुम बना लोगे अगर थोड़ा बहुत भी सही से पढ़ रखा है ना विद PYQs, तो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपसे पूछे कौन सा करेक्ट होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर से क्वेश्चन है, सिंपल है, मेटामर बताना है, पोजिशनल आइसोमर, होमोलोग और फंक्शनल आइसोमर। सबसे पहली चीज तो आइसोमर भी तभी देखोगे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, अदरवाइज आप नहीं देखोगे। तो फर्स्ट वाला मेटामर ही है, देखो यस यहाँ पे मैम। CO के साथ CH3 है, यहाँ पे ये है, ये बिल्कुल ठीक है। बी वाला मैम नहीं है।
नहीं है इसका, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो गया, 1 2 3 4 कार्बन है और 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये तो गलत ही हो गया। आपसे पूछा क्या है, कौन सा करेक्ट है, ये भी जरूर ध्यान से देख लेना। तो बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब सीओडी में से भी हमें देखना पड़ेगा, ये प्राइमरी अमीन है सेकेंडरी अमीन है, होमोलोगस है क्या, ये नहीं नो नहीं है, मैम। हटाओ। साइनाइड और आइसोसाइनाइड फंक्शनल आइसोमर होते हैं, बिल्कुल यस ठीक मैम। है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? अगर आप, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपने पढ़ रखे हैं टॉपिक, तो अगर आपके पढ़े हुए से आ रहा है तो ही प्लीज करके आना। अब ये नहीं किसी ने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा ही नहीं 11th में और क्वेश्चन तुम करके आ गए, तो वो तो सीधा तुम्हारे 5 नंबर काट देगा, ठीक है। तो आपको ये मैं जो क्वेश्चन दिखा रही हूँ ना, आप देखते भी जाओ, क्या तुम्हें ये आते हैं, क्या तुमने पढ़ रखा है। हाँ, अगर मान लो तुमने ये चैप्टर किया हुआ है बट ये नहीं आता, तो फिर तुम्हें पढ़ना, तो फिर तुम्हें पढ़ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको ये कितना पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसे तुमने बहुत क्वेश्चन किए होंगे बेटा प्रीवियस ईयर में, बहुत। रुबीडियम का पूछा था पिछले साल, इस बार क्रोमियम 3+ का पूछा है। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑन क्रोमियम 3+। अब तुम मुझे बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन में किसकी बात कर रहे हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। हाँ 3 तो हाँ बताओ। 3d ऑर्बिटल में, थर्ड 3D, ऑप्शन। बाकी अनन्या, हर्ष, सोहेल, यस मैम कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि क्रोमियम +3 में क्या होता है, आर्गन 80 और 3d3। तो कर लोगे इसके क्वांटम नंबर, बोलो। यस मैम। चलो ये करना है तुम्हें। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी PYQ में ऑलरेडी आ चुका है, देखना। आपको बोले 2 स्टेटमेंट बतानी है, मतलब 2 स्टेटमेंट दी हुई है। ए प्लॉट वर्सेस अंडररूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास स्ट्रेट लाइन होता है। सेकंड, ए प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर इज अ स्ट्रेट लाइन होता है। तो दोनों ही गलत है बेटा। अगर आप एटॉमिक मास के वर्सेस कर रहे हो तो जिगजैग आती है लाइन, और अगर आप फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर लेते हो तो स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन वो रूट वी होता है, फ्रीक्वेंसी म्यू होता है, वी नहीं म्यू, वर्सेस जेड, तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। ये देखो इस तरीके से दिख रहा है, ये मैंने यस रेफरेंस मैम। के लिए लगा दिया। ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था, दोनों शिफ्ट में मैंने बताया था, क्वांटिटी उससे आ रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ड्यूमास मेथड, जेल डाल मेथड। आज देखो ये कौन सा आ गया, ये कार्बन की परसेंटेज निकालने आ गया है ना। कैसे निकालोगे इसको? बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई फिजिकल से, पीओसी से, फिजिकल इन और पीओसी फिजिकल प्रैक्टिकल वाले सवाल जो हैं बहुत ज्यादा पूछे हैं भाई। मैम इससे हम ऑल्सो सी निकाल लेंगे। देखो ऐसे निकालो, देखो मेरे बेटा, परसेंटेज निकालिए ना कार्बन की, निकाल लेते हैं। देखो आपको दिख रहा है 44 ग्राम CO2 में कितने ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन है, सबको दिख रहा है। तो 1.46 ग्राम CO2 में कितना होगा, सारे बच्चे निकाल लेंगे, बोलो क्या कहते हो? यही तो होगा। यस मैम। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, 12 इंटू 1.46/44। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है, 0.5। इंटू 100 कर देगा, तुम्हारे आंसर आ जाएगा। मैंने इसको सोल्व भी किया था, पता नहीं कहाँ गया, कितना आंसर था इसका, 80 आ रहा था। 80 है क्या? हाँ मैम मुझे हाँ 80% है, ये आएगा 76 पॉइंट समथिंग 6 आएगा, तो आपको इंटीजर में बताऊंगा। तो 80 आंसर आपको वहां पे रिपोर्ट करके आना था, ठीक है जी। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा था केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स का देखो, कई बार वो तीनों टाइम दे रहा है और तीनों टाइम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आ रहा है सवाल। एक बार 0 ऑर्डर पे था, एक बार फर्स्ट ऑर्डर पे, इस पे इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर पे पूछा। आता हो, देखो केमिकल काइनेटिक्स का जनरली सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है, ठीक है, और कई बार इजी बन जाता है रेयर केस में। तो अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि इजी है तो कराना, वरना छोड़ के आ जाना, सीधी सी बात है,
अब जैसे इसमें देखो क्या बोला है कि टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ये दी हुई है A नोट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ B नोट। आपको बताना है वो टाइम जिसपे A और B की कंसंट्रेशन बराबर होगी। आपको टी हाफ दिया हुआ है A और B का। एक बार बताओ, अगर मान लो मेरी लेट से A की कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो B की मैं क्या बोलूंगी 8 मोलर, क्योंकि 8 टाइम्स है। बोलो। तो अगर मेरी A की मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है 1 है, हाफ लाइफ मैम 1/8 होगी ना बी की? हाँ क्या 1/8 होगी, बी की 8 होगी। 8 होगी ना मेरा बेटा, 8 टाइम्स है ना। मैम बी का इनवर्स है ए को इनवर्स। एक मिनट। अच्छा ओके, यस, A 8 टाइम्स है, ठीक है। A 8 टाइम्स है तो B की अगर 1 है तो A की 8 होगी। अब ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो अगर A की कंसंट्रेशन 8 है तो हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा टी हाफ, अगर मैं देखूं तो 50% हो जाएगी। कितनी, यानी कि 4। ठीक है, बोलो हाँ के ना। पता है ना ये टी हाफ मतलब क्या होता है, 50% क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, यस मैम। 50% हो जाएगी ना ओरिजिनल के, तो ये 4 हो गया। दूसरे टी हाफ पे चलूंगी तो 2 हो जाएगा, तीसरे पे चलूंगी तो 1 हो जाएगा, फिर चलूंगी तो 0.5। मैम ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये क्या हमें रटना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपको ये बताना है वो टाइम जिसपे ए और बी बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो? यस ए और मैम। बी बराबर। अब बी का क्या है, बी का 1 है क्योंकि ए नोट क्या है 8 टाइम्स है, तो बी अगर 1 है तो ए 8 होगा। तो बी की 1 है तो हाफ लाइफ में के बाद कितना हो जाएगा 0.5। 0.5। 0.5. तो ये जब हो रहा है इसका कितना दिया हुआ है अपने को 80 मिनट, और ये कितने, इसको 8 से 0.5 जाने में कितना लगा, 80 मिनट। हाफ लाइफ 80 मिनट। तो यानी कि 80 मिनट बाद ए और बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारी, बराबर हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसलिए आंसर 80 आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो कर लोगे, जल्दी देखना पड़ेगा क्योंकि अपनी तुम्हारी फिर 7:30 से क्लास है फिजिक्स की। करेक्ट बताना था। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की ज्यादा होती है, सरासर गलत है। बेरिलियम की ज्यादा होती है, हटाओ। ये इंटीजर बेस्ड सवाल था। लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, देखो मैंने एनसीईआरटी का रेफरेंस लगा दिया। तुमको ये छोटी छोटी बातें तो पता होनी चाहिए। फ्लोरीन की 4 होती है, 0.5 कम कर दो, 3.5 ऑक्सीजन की, 3 नाइट्रोजन, 2.5 कार्बन, बोरोन, ये ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। Removal of electron from isolated gaseous atom is endothermic process and addition of electron to isolated gaseous atom is generally exothermic। बात ठीक है कि गलत है? ठीक है कि गलत है, सोचो। अरे हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को निकालते हो ना, एंडोथर्मिक होता है। और इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराते हो। ऐसे चुप हो जाते हो मैम, पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ लिया ये जेई वालों ने। तो 3 स्टेटमेंट ऐसी हैं जो सही है। क्या कहते हो, बनी कि नहीं बनी बात? मैम नहीं बन रही, रिवाइज तो करना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि आसान आसान तो नहीं आएंगे, देखो क्वेश्चन। चलो शिफ्ट 2 के क्वेश्चन करते हैं मेरा बेटा। बताओ कौन बताएगा मुझे ये क्या करें, इसके अंदर क्या करने के लिए बोल रहा है तुमसे, ए पूछ रहा है तुमसे, ए बता दो, ए बता दो। यही होगा मैम। यही होगा, अरे वाह क्या बात है, किसने बताया? फर्स्ट वन. फर्स्ट वन होगा। ये तुम्हें वो नहीं दिख रही, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो नहीं दिख रही? ये CHO तो चेंज हो जाएगा COH में, सोल्ट में बनेगा पहले, फिर हाइड्रोलिसिस करके, और ये वाला अल्कोहल वाला बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ये दूर दूर दिख रहा है, ये पहला पहला दिख रहा है भाई हमें। Yes, ma'am. तो बस यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल है। कहाँ से नंबरिंग करोगे, चालू बताओ।
कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक मत कर देना, इससे मत कर देना, कहीं पता चले इससे कर दो। अगर आपका रिसाइक्लिक कोई रिंग बनी हुई है उसके जस्ट साथ आपका COH है, तो ध्यान रखना वो COH का C पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे। ठीक है, तो देख लो 5 पे नाइट्रो आएगा, 3 पे ब्रोमो आएगा और 2 पे हाइड्रोक्सी, बट ब्रोमीन B पहले आता है अल्फाबेट में, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो मैं नहीं करा रही, क्यों नहीं करा रहे मैम, मैंने कल ही कराया था ड्यूमास मेथड का क्वेश्चन। अब आप लोगों ने नहीं मेरा देखा या नहीं पढ़ा, ऑलरेडी डिस्कस, सेम देखो वैसा ही क्वेश्चन आया, सिर्फ और सिर्फ इसने वैल्यूज चेंज कर दिए बस। किया, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्यूमास, जेल्डाल, केरियस मेथड पढ़ा है? हैंड रेज करना। पढ़ा तो है, कैलकुलेशन बहुत खतरनाक हो जाता है। नहीं, तुम फॉर्मूला कर लो और एनसीईआरटी के एग्जांपल सोल्व कर लो, 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो सोहिल, बस इतना सफिशिएंट है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ड्यूमास मेथड का कल भी आया है, मतलब हर शिफ्ट में आ रहा है। ड्यूमास से पता नहीं क्या प्यार हो गया उनको, आज वाली जो आज मॉर्निंग शिफ्ट हुई है उसमें भी आया है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन डाल रहे हैं वो। ठीक है मैम, एक बार वो वाला बता दो थोड़ा सा। कौन से वाला, थर्ड वाला? यस मैम। अब बताना पड़ेगा, आओ। कल मैंने डिस्कस किया था, बट आई गेस तुम क्लास में नहीं थे। देखो इसमें बोला है ये तुमने पढ़ा हुआ है ड्यूमास पहले, जिसने भी मेरे से पूछा है? पढ़ा है तो ही फायदा है, वरना नहीं फायदा। नहीं पढ़ा ना? देखो 715 Hg प्रेशर, बेसिकली mmHg प्रेशर दिया हुआ है 300 केल्विन पे। वॉल्यूम N2 इवॉल्व होगी was 80 ml बाय 0.4 ग्राम सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली जो आपका ड्यूमास मेथड होता है उसको हम नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं उस मेथड को, तो उसमें हमें N2 गैस मिलती है। तो जो परसेंटेज ऑफ N आता है नाइट्रोजन, वो ये होता है फॉर्मूला। अब तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? PV = nRT, N हो जाएगा PV/RT। अब वॉल्यूम तुम्हें पता है, ये दिया हुआ है क्या, 80 ml, लीटर में चेंज कर लेना। R तुम्हें पता है 0.082 लीटर एटमोस्फेरिक केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है। अब बात आती है मैम प्रेशर क्या होगा। हमें यहाँ पे जो प्रेशर है बेटा वो N2 का लेना है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें प्रेशर किसका दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ टोटल प्रेशर और एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन का मतलब क्या है, वाटर वेपर का प्रेशर दिया है। तो जब टोटल प्रेशर यानी कि N2 की वजह से आ रहा है और वाटर वेपर की वजह से आ रहा है, तो N2 का प्रेशर कैसे निकालोगे? 715 में से 15 माइनस, कल किया था ना ये क्वेश्चन जो थे क्लास में, 700। लेकिन ये mmHg में है, एटमोस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको तुम्हें सॉल्व करना है और वहां पे पुट करके आंसर निकालना। ये उसी को ही समझ में आ रहा होगा जिसने ये पढ़ा है टॉपिक। नहीं पढ़ा तो फिर मत पढ़ के जाना बेटा, खाम में नेगेटिव करवा दोगे। 5th क्वेश्चन कर लेना खुद से, बहुत आसान है, इसमें मैं क्या ही बताऊं। निक्टोजन, चाल्कोजन, हेलोजन। 6th वाला देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कौन बताएगा मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा। हम NH/2 पाई L × L + 1 मैंने भी ये लगाया था, गलत आ रहा था। H/2। S के लिए L की वैल्यू 0 होती है तो 0 ही हो जाएगा, और P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या हो जाएगा? √2 H/2 पाई। तो 2 को ऐसे लिख लूं मैं, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ध्यान रखना जो पाई है वो √ का पार्ट नहीं है। हाँ जी बेटा। MVR NS/2 पाई कौन सा मोमेंट वो बेटा वो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है, वो आपका एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दे रखा था, इससे आएगा। हाँ तो उसने तभी दे रखा है ताकि आप गलत करके आओ। ठीक है मेरा बेटा, जो आप MBA बोहर में पढ़ते हो ना, MVR = NH/2 पाई, वो आपका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है।
ये आपका जो मैं बता रही हूँ वो ऑर्बिटल होता है, जो आप जब वो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, क्वांटम नंबर पढ़ते हो ना, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, उसको हम ये भी तो बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ध्यान रखना, जो mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई होता है वो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि तुम याद करो बोहर ने ऑर्बिट के बारे में बताया था, ऑर्बिटल के बारे में नहीं बताया था उसने कुछ भी। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे खुद से। ट्रेंड आपको बताना था कौन सा बेसिकली करेक्ट होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 13 के पीछे पड़ गए एनटीए जेई वाले, पीछे पड़ गए हाथ धो के। और ये ऐसा भी नहीं कि रट्टा मारना पड़े, एनसीईआरटी का रेफरेंस लगा दिया मैंने यहाँ पे, अगर तुम्हें देखना है तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है भालू थालू इंडिया गए आलू लेने, ठीक है, और ये आप डब्ल्यू बना के याद करते हो, ठीक है। डेंसिटी तो बढ़ती है डाउन द ग्रुप, मास बढ़ता है। साइज में गैलियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो सी नहीं हो सकता। हटाओ हटाओ लो, एक भी अगर ये भी पता था तो भी ऑप्शन आ भी गए। एक सेकेंड, अच्छा ओके, डी गलत है भाई, ये गलती है तुम मत कर देना। डी 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 डी, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पढ़ रखा है तुमने ट्रेंड? यस मैम, अरे पढ़ अच्छे से लेना, याद यस नहीं है। मैम। पढ़ लेना प्लीज, पढ़ लेना। देखो हर शिफ्ट में आ रहा है ग्रुप 13 से, मैं कल भी बोल रही थी टेबल कर लेना ग्रुप 13 14 की। ये तुम करोगे, इसमें कुछ है नहीं ऐसा मेरे को बताने का। फैट सोलुबल विटामिन, कीड़ा से याद रखो, कीड़ा, जो कीड़ा होता है वो ये वाले कौन से होते हैं, फैट सोलुबल होते हैं। तो बताओ कौन सा हो गया, एक तो ई हो गया, डी हो गया, है क्या ऑप्शन में? सेकंड। सेकेंड, ये वाला। भाई डी ब्लॉक से तो प्यार हो गया इनको, है डी ब्लॉक से तो भर भर के कितने 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं भाई। CrO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, यस मैम। ठीक है क्या ये? क्योंकि जो क्रोमियम होती है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होती है, तो वो अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, +6 से +3 में जा सकता है, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है क्रोमियम की, हाईएस्ट क्या है +6, तो वो कम में जा सकता है, तो वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्या क्रोमियम +6 ज्यादा स्टेबल है? नहीं। डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो ट्रू फॉल्स मतलब करेक्ट इनकरेक्ट। ये देखो आ गया क्वेश्चन, डायमैग्नेटिक। कर पाओगे ये? भाई तुम लोग कहीं कहीं पे तो हाँ भरो, ऐसे मैं Yes, सामने ma'am. कैसे डिस्कस करूंगी? मैं पूरा पेपर, क्योंकि मेरे को 3 शिफ्ट के डिस्कस करने ना मेरा बेटा। व्योम है क्या? व्योम, व्योम नहीं है, क्योंकि मेरे को 3 शिफ्ट के करने ना मेरा बेटा। है वो। अच्छा है, वो दिख क्यों नहीं रहा? चलो ठीक है, ये कर लोगे, कैसे करोगे? ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डायमैग्नेटिक होगा, D6 पेयरिंग हो जाएगी। बी हो सकता है, मैम बस ये सी वाला देखो बताइए तो। E3, ये नहीं होगा, ये हटाओ। मैम सी वाला पूछना है। अब देखो सी में देखो कोबाल्ट +3 में है, तो कोबाल्ट +3 में आपने सुना होगा कि जो ऑक्सीजन डोनर वाले लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा फंस सकते हैं, यहाँ पे 3 वाटर है 3 फ्लोरीन है, अब हम क्या करें? तो बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी गिवन है ना, तो यहाँ पे भी तुम्हें पेयरिंग कंसिडर करके आनी थी, मतलब जिसका हो गया होगा उसको करके आनी थी, ठीक है। तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी क्या होगा हमारा, डायमैग्नेटिक होगा। तो ए कौन सा होगा, ए बी सी। देख लेना बेटा ऑप्शन ना, क्योंकि वो लैपटॉप की कई बार ना पास स्क्रीन होने की वजह से वो सही ऑप्शन दिखता नहीं है सामने होते हुए भी, ठीक है। तो ABC इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब बताओ ये वाला कर लोगे, 12th वाला क्या है इसमें? Yes, सिंपल मोल कंसेप्ट से सवाल है। हाँ नाम ही नहीं भरते तुम लोग, तो मैं ही कराती हूँ, मैं ही दूंगी तुम्हारी शिफ्ट का पेपर। फिर इसमें से आएगा तो कहोगे काश देख लिया होता थोड़ा ध्यान से।
मैम इसमें डाउट आ रहा था कि उधर पानी बनेगा उसे कंसेंट्रेशन ऐड नहीं करेंगे कि रिएक्शन में पानी वाटर बनेंगे। NaCl और वाटर है, ठीक है। हाँ तो ये कंसेंट्रेशन इसमें ऐड नहीं करा, मतलब ऐड नहीं हुआ साथ में। कौन सी, पानी की? जैसे हम 100 प्लस 30 ml में कर रहे थे। देखो मैं बता रही हूँ तुम्हें, इसमें नहीं, पानी की इधर देखो, यहाँ पे जो 20 ml ऑफ 1 मोलर NaOH था, यानी कि 20 मिलीमोल आपका NaOH का है, और HCl कितना है, ये भी ये है 10, ये कितना, ये भी 20 है जो इन्होंने दिया था। तब तक NaCl और ये नहीं वो हुआ होगा, ठीक है, नमक और पानी। फिर उसके बाद क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की है, तो अगर ये खत्म हुआ होगा तो ये 20 मिलीमोल ले लोगे। तो जो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन लेनी है ना, वो वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी ना लोगे, इसके अंदर आपको NaCl की लेनी है, जिसको फर्दर फिर इन्होंने क्या किया, डाइल्यूट किया 100 ml तक। तो जो कंसंट्रेशन आएगी, ये भी 20 बनेगा, ये भी 20, तो यानी कि 20 ही लोगे यहाँ पे, डिवाइड बाय 100 आएगा, तो ये कितना आ रहा है, 0.2 आएगा। इसमें ऐड नहीं होगी वाटर की, क्यों ऐड होगी? 13 देखो, 13 ठीक है क्या, कर पाओगे 13? मेरे को कंफर्म करो जल्दी से करो, ताकि आज की शिफ्ट के क्वेश्चन दिखा पाऊं। आरएनएस इक्वेशन पढ़ी है? बताओ क्या होगा फिर आंसर, बताओ। अगर कर लोगे तो बताओ ना, मान लो तुम्हारी शिफ्ट में आ गया ये क्वेश्चन, तो बताओ कैसे करोगे। मैम के और ए की सेम होती है। वेरी गुड, के और ए का जो यूनिट है वो सेम ही आता है ना, यस क्योंकि ये तो यूनिट लेस बन जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी तुम देख ही सकते हो, के डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत है, क्योंकि के इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और के बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी घटता है ना, जल्दी हो जाती है रिएक्शन, तो ये भी गलत है। ए डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज, ये भी गलत है, ऑलवेज तो नहीं है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया था उन्होंने, ये तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैंने रेफरेंस लिखा, मैंने, हाँ इसके बाद वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाद वाले में क्या बेटा, इसको एक बार आप पढ़ लेना, ये वैसे अलग सा क्वेश्चन आया हुआ, अगर तुम्हें आता, मतलब लाइक अगर ऐसा आ जाता है एप्लीकेशन बेस्ड तो कर देना, अगर तुम्हें आता है तो। बाकी मैं थोड़ा बता देती हूँ। वो कह रहे हैं जो गीले कपड़े होते हैं कॉटन के, वो सेलुलोज से बन के मिलके बने हैं, जो कि ज्यादा टाइम लेते हैं सूखने में वेट नाइलोन। देखो सेलुलोज में क्या होता है, बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट में तुमने पढ़ा है, जबकि नाइलोन में अमाइड लिंकेज होती है, वहां पे इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती जितनी सेलुलोज में हो पाती है, ठीक है। तभी उस केस में क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है उसको सूखने में, सेलुलोज को, ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं कि दोनों ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाँ, क्योंकि दोनों में ही आपका उसमें अमाइड लिंकेज है। नाइलोन में तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, उसमें तो बहुत सारे OH है, ये तुमने मालूम है तुम्हें, सेलुलोज का तो ग्लाइकोजन सेलुलोज, तो ये ठीक है। तो यानी कि पहला जो बोल रहा है ज्यादा टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा ज्यादा टाइम, तो दोनों ही करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है मैम ये चैप्टर कौन से में है? बेटा? देखो नाइलोन वैसे पॉलीमर वाले चैप्टर का है, लेकिन पॉलीमर में भी ऐसा नहीं दिया हुआ, तो इन्होंने अलग सा ही कुछ पूछ लिया, पहले कभी नहीं पूछा ऐसा क्वेश्चन। तो अगर ऐसा आया, तो अगर नहीं कभी ऐसा लग रहा है कि कौन से कहाँ से पूछ लिया है, तो हटा देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए लगा दिया, अगर तुम्हें मान लो एक बार रीड करना हो तो ये तुम रीड कर सकते हो, ठीक है। यस मैम, वैसे मैम चैप्टर ही नहीं बताई क्वेश्चन का। हाँ नहीं पहली बार ऐसा होगा। ये वाला कर लोगे, मैग्नीट्यूड निकालना वर्क डन का, ABCD का। यस मैम हो जाएगा। बाकी बच्चे देखो, AB की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पे तो वर्क डन 0 हो जाएगा, CD में भी वर्क डन 0 हो जाएगा, BC का तो तुम निकाल ही लोगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है तो साइन कंसीडर मत करना। तो क्या हो जाएगा, P कितना है 3, वॉल्यूम कितना है
1000 एटमॉस्फेयर लीटर, 100 जूल। बोलो। अरे 180, एक एटीएम लीटर में कितने जूल होते हैं? 100 होते हैं ना। इन्होंने बोला ये लेने के लिए बोला, तो ये लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना, क्योंकि किलो जूल में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देना इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना इसको। कर लोगे? कर लोगे क्या? यस मैम। यस मैम। या मैं करके दूं? 303। 0.9 तो 304 आप आंसर रिपोर्ट कराओगे। 22, ये तो देखो तुम करोगे। मोल कॉन्सेप्ट देखो, तुमने नोटिस किया कल वाली शिफ्ट में भी था मोल कॉन्सेप्ट से, इससे पहले जो शिफ्ट कराई वहां पे भी था मोल कॉन्सेप्ट का, यहाँ पे भी है। कितना मैग्नीशियम जो है हमें रिक्वायर्ड होगा, ध्यान रखना, एमजी में निकालना था और वो था इंटीजर बेस था। टू लिबरेट 2 to 4 ml ऑफ H2 गैस। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, देखना। और H2, ठीक है, बोलो। मैम 23 में एटोमाइजेशन ऑर्डर बता दो। क्या एटोमाइजेशन ऑर्डर लिखा था मैम 23। क्या बोल रहे हो? एटोमाइजेशन क्या रहे? 22 की बात करूं, कर लोगे ये? हो जाएगा वो तो हो जाएगा। देखो, 1 मोल मैग्नीशियम से 1 मोल H2 गैस लिबरेट हो रही है, तो तुम मैग्नीशियम के मोल निकाल, जो H2 के मोल होंगे वही मैग्नीशियम के मोल होंगे, मल्टीप्लाई कर देना उसके मोलर मास से। 23 क्या कह रहा है इनमें से? वो कह रहा है कैलकुलेट करो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट +2 में जिसका हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। किसका होता है ज्यादा? जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बढ़ता है, लेकिन आपका मैग्नीज जो एक्सेप्शन है। ठीक है, आगे ना, तो टाइटेनियम किसका होगा सबसे ज्यादा? टाइटेनियम का होगा। मैंने कल भी आपको मार्क करवाया था एनसीईआरटी टेबल में, और ये देखो मैं रेफरेंस भी लेके आई हूँ एनसीईआरटी की। टाइटेनियम का सबसे ज्यादा होगा, तो टाइटेनियम +2 में क्या होगा बताओ मेरे को, बोलो बोलो। भाई राम, तुम तो बोलते ही नहीं हो कुछ। तुम लोग, आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे हो क्या? आप, मुझे ऐसे लग रहा है आपने देखा ही नहीं है। और मेरी क्लास में पता नहीं कितने बच्चे थे कल। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.8 के आसपास आएगा, 3 आंसर आ जाएगा इसका। अब ये नहीं पता तो क्यों नहीं पता? जब आप लोग देख रहे हो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है अलग से बन के, तो आपको ये मालूम होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इनमें से किसकी ज्यादा होगी। एक बार ग्राफ को देख लेना कैसे जा रहा है। टाइटेनियम का ऊपर होता है, फिर मैग्नीज का ऐसे, कोबाल्ट निकल ऐसे होके जाता है। हाँ, मैम 8 नहीं होगा? क्यों? टाइटेनियम +2 है ना, तो टाइटेनियम +2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना होगा? 2.8 के आसपास नहीं होगा? और इंटीजर बेस्ड ही होगा फिर आंसर। यहाँ पे ये C9H12 है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। तुम्हें बताना था टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से बने हुआ है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ा है कभी तुम लोगों ने? यस मैम। मैम क्या फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का? C+1 -H/2 माइनस -X/2 + N/2, यही होता है। यस मैम। तो बस यहाँ पे देखो 9 + 1 -12/2 6, तो ये आ गया 4, यानी कि पक्का ये रहा होगा। ठीक है, अब तुम उसके हिसाब से लगा लगा के देखने ग्रुप। ये मैंने बना बना दिया है, यहाँ पे डाल दिए हैं, तो तुम देख सकते हो। टोटल 8 बनेंगे। अब वहां पे अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ही करना, वरना छोड़ देना, पता चले करके भी और गलत भी हो जाए। 25,
वो पूछ रहे एक्स ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इतने 4.2 ग्राम दे रहा है, एक्स बताना है तुम्हें, यानी कि पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो रहा है तभी 100% यील्ड है। तो ये हो जाएगा, सिंपल मोल Yes, कंसेप्ट ma'am. से ही है। इसका मोलर मास निकाल लेना, इसका निकाल लेना, ठीक है। तो बस आपको पता चल जाएगा 4.2 ग्राम में कितना होगा नाइट्रोबेंजीन। ये देखो, ये आज की शिफ्ट का पेपर है। आओ आओ इधर आओ। पहले ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, एक्सपेक्टेड सवाल है। देखो ये कौन से टाइप का, Ma3B3 टाइप का। दो बनते हैं इसमें, फेशियल और मेरिडोनल। मेरिडियनल। मेरिडियन। और ये देखो इसमें कैसे बनेगा, एक बार क्या करो, दोनों Cl सिस पे ले लो और एक बार क्या ले लो, ट्रांस पे ले लो। बहुत पॉपुलर है, इवन एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके दो एग्जिस्ट करेंगे प्लस और माइनस में, है ना, बिकॉज ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका एक ही रहेगा क्योंकि ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो 3 यहां से आए, 2 इसके आए, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। इसमें कुछ नहीं था, पढ़ रखा है तो हो जाएगा, वरना पढ़ा ही होना चाहिए यार, 12th का तो एटलीस्ट पढ़ लो तुम। एक इस टाइप से सवाल था, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा। क्या सबने पढ़ी है एल्डोल कंडेंसेशन? यस मैम। ठीक है, तो तुम्हें साफ दिख रहा होगा, इसमें तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें दिख रहा होगा एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर किसमें नहीं होगी, ये देखो इसमें नहीं होगी। अगर तुम डबल बॉन्ड को हटाओ, देखो मैं बता देती हूँ, हम क्या करते हैं, अगर आपको मान लो बैकवर्ड पीछे रिवर्स जाना होता है, तो ये डबल बॉन्ड O के साथ अल्फा पोजीशन है ये वाली, उस पे 2 H लगा दो और दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड O दे दो। तो आप नोटिस कर रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकती इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या होता है, विद इन मॉलिक्यूल रिएक्शन होना। गेटिंग माय पॉइंट। बाकी सब में पॉसिबल है लेकिन सेकंड वाले में पॉसिबल है नहीं। आपको करके ही नहीं देखना था, डायरेक्ट पता लग रहा है। ये तुम खुद करोगे, मैं नहीं करा रही। इसमें भी मैं कराऊं क्या, 1s ऑर्बिटल के बारे में, बहुत सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन देखो, SnHCl क्या करता है, रिडक्शन NH2 बना देगा। वेरी गुड, NH2। ये क्या एसिटाइलेशन करा देगा, एसिटामाइड ma'am. बना देगा। फिर ब्रोमिनेशन करेगा पैरा पोजीशन पे, बिकॉज मेजर प्रोडक्ट पूछा है। हाइड्रोलिसिस कराएगा तो वापस वो उसको NH2 में चेंज कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है ना, तुमने की भी होगी अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो। एक ये क्वेश्चन आया था, ये भी कर लेना। तुमसे ये पूछा कौन सी पोरस मेम्ब्रेन यूज होगी रिवर्स ऑस्मोसिस में, डायरेक्ट सवाल है, एनसीईआरटी की लाइनिंग है, देख सकते हो अगर खोल के बैठे हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, करना है इसको सोल्व। थर्ड आ रहा है, वैसे आंसर दिया हुआ है, एक बार देखो आ रहा है ये आंसर, करके देखो। ऐसे क्वेश्चन PYQ में किए होंगे मेरा बेटा, केमिकल काइनेटिक्स के। जब कंसंट्रेशन A और B की A1 और B1 ले लोगे तो रेट हो जाएगा R1, लिख दूं, देखो। और जब दोनों की कंसंट्रेशन 2 वाले की डबल कर दो, मतलब A1 की और B वाले की हाफ कर दो, क्या कहते हो, तो ये R2 हो जाएगा। तो R2 क्या हो जाएगा, K, एक काम करते हैं 2 की पावर n बाई 2 की पावर n, और K A1 की पावर m और B1 की पावर n। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, R1 बन गया। यस मैम। तो ये क्या आ जाएगा, R2 क्या आ जाएगा, R2 बाई R1 निकालना था तो 2 की पावर m माइनस n। अभी छोड़ के नहीं आना था तुम्हें क्वेश्चन, दिखने में लगेगा पता नहीं है कैसा क्वेश्चन है, लेकिन देखो ना करते जाओगे तो आंसर भी आ गया।
ये देखो एक ये क्वेश्चन था इस बार। आज का पेपर थोड़ा सा मतलब, वैसे तो पेपर सही आ रहा है केमिस्ट्री का, तो 15 एक सवाल ऐसे थे जो बना सकता था कोई भी बच्चा अगर कोई सही से पढ़ के गया। ये तुम करोगे। CFSC देखनी है आपको, 0 किस में आएगी, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट किस में आएगा 5.9। चेक करना पड़ेगा 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में। ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा तुम्हें इसको ना क्या बोलते हैं, स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा अगर चाहते हो जल्दी हो। देखो क्या बोला है, सीक्वेंस रिएक्शन है, डी को ए के साथ ट्रीट कराना इसको, तो और हाइड्रोलिसिस करा है तो हमें ये मिल रहा है ना। तो बनाना एक बार, बनाओ मेरा बेटा। यही है 2,3 डाइमिथाइल, बताओ, बोलो। हाँ मैम यही तो है। यस मैम। अब तुम ध्यान से देखो, जब तुमने डी की रिएक्शन ए के साथ कराई है तब ये बना है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो खुद दिमाग लगाओ। डी क्या रहा, डी तो ये रहा, सॉरी, डी का जब ए के साथ कराओगे तो ये बन रहा है। तो डी आपका क्या बन रहा है, कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट ही बनेगा यहाँ पे। यस मैम। हाँ या ना? और ये टर्शरी अल्कोहल है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है, टर्शरी अल्कोहल बनता है, कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ करता है। जब आप कीटोन की रिएक्शन कराते हो ग्रिगनार्ड एजेंट के साथ तो भाई साहब टर्शरी बनता है। तो यानी कि ए जो होगा पक्का कोई कीटोन रहा होगा, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे कीटोन है, तुम्हें डायरेक्ट मार्क करके आना। देख रहे हो? यस मैम। और जब कीटोन की रिएक्शन H2 पैलेडियम के साथ कराओगे तो रिडक्शन होगा, कीटोन से अल्कोहल बनता है। ठीक है, और फिर उसकी रिएक्शन कराओगे HBr के साथ तो वही आपका क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और ये बन जाएगा। बस ये बन गया और इसकी रिएक्शन करा दी ए के साथ, मेरे को ये मिल गया। तो इस तरीके से तुम्हें सोचना है। अगर तुम ये छोड़ के आओगे ना तो हाँ, जिसको ऑर्गेनिक कम आती है उसके दिमाग में नहीं जमेगी ये बात, बट जिसका ऑर्गेनिक ठीक ठाक तुम कर लेते हो तो उसी टाइम दिमाग में आएगा, अरे कीटोन के साथ ही तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके आपको टर्शरी देता है अल्कोहल, तो आप फट से पता लगा लोगे। ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी है ना, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 10 और 16 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो O2 और B2 इसका आंसर है। हो जाएगा क्या? यस मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो फिफ्थ ऑर्बिट, ये पूछा था तुमसे, हीलियम का और इसका लिथियम 2+ का फिफ्थ ऑर्बिट का पूछा था। कर सकते हो, n²/z होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं जितने बच्चे, 12 बच्चे बैठे हो, क्योंकि मेरे को सिर्फ 2-3 का ही सुनाई दे रहा है। हाँ मैम, हाँ मैम, बाकी मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। एक ये वाला सवाल पूछा था, देखो ये भी सही है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 0.01 मोलर एसिड दिया हुआ है, के की वैल्यू दी हुई है, वीक एसिड है, उसको डाइल्यूट किया तब तक जब तक उसका पीएच 6 ना हो जाए। आपको न्यू कंसंट्रेशन बतानी थी, तो क्या होता है बताओ। देखो कंसंट्रेशन C 0 0, C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा, यही करते हो आप। यस मैम। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा, और अल्फा क्या होता है Ka/C, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं √K × C। Ka की वैल्यू तुम्हें पता है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी 10⁻⁻⁶। बोलो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो और कंसंट्रेशन तुम्हारे यहां से निकल के
आ जाएगी। आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था। अब तुम बताओ ये क्वेश्चन कितनी बार आ गए, देखना एक बार, नजर मारो इन पे जरा। इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है उसको निकल जाएगा। इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है एटॉमिक रेडियस का, कितनी बार बताया ये क्वेश्चन। थर्ड। और ऊपर में तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, यहाँ पे भी 4 आएंगे, यहाँ पे भी 4 आएंगे, ठीक है। यस मैम। ये थर्मोडायनेमिक्स का सवाल था, तुम्हारे पीवाईक्यूज में से पूछा है। आइडियल गैस जो एक्सपेंड हो रही है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, कांस्टेंट होती है बिकॉज वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो या तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल में वर्क डन तो 0 नहीं होगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो यहाँ पे वर्क डन तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो क्यू होगा माइनस डब्ल्यू, तो जो कुछ डब्ल्यू आएगा तो भाई साहब क्यू भी आएगा, हीट भी। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड। ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड ऑप्शन। ब्रोमिनेशन है, फ्री यहाँ पे रेडिकल स्टेबल बनेगा, थर्ड टर्शरी वाला। एल्कोहलिक क्यूएच है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एंटी मार्कोनिकोज रूल लगेगा, थर्ड ऑप्शन। ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने होते पेपर में, तो आपको नंबर दिला रहा है। अब ये देखो कितना आसान सवाल है, सब भाई सब ऑर्गेनिक आई एनसीईआरटी में से है। बेंजीन की ओलियम के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर NOH के साथ कराते हो तो क्या हो जाता है, डीसल्फोनेशन हो जाता है, फिनोल बन जाता है। और फिनोल की जब जिंक डस्ट के साथ कराते हो तो क्या बनता है, बेंजीन। पढ़िए ये वाली, डायरेक्ट मैम। डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं भाई, डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ आई गेस 14-15 मैंने बता दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बताती हूँ और कौन से आए हुए, तो मैंने लिखा हुआ है, मैं देख के बताती हूँ एक बार। ओके, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ड्यूमास मेथड से आया था, जो भी किया था ना अपन ने, बिल्कुल वैसा का वैसा, सिर्फ वैल्यूज चेंज थी, और ड्यूमास मेथड से क्वेश्चन था वो, यानी कि हर शिफ्ट में आ रहा है, तो जिसने पढ़ रखा है वो करके जाएगा, ठीक है। और एक बायोमोलिक्यूल से सवाल आया था, आपको कुछ ऐसा वो दिया हुआ था, GGACC करके, है ना। तो ये बोला था कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे टोटल, तो तुम लोगों को पता है एडेनिन के साथ थायमिन बनाता है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन बनाता है। तो जहां पे साइटोसिन ग्वानिन है उसके नाम के 3-3, जहां पे एडेनिन थायमिन है वहां पे 2-2 ऐड करना था, आंसर आ जाना था, ठीक है। कुछ 16-17 क्वेश्चन मेरे पास आज आए हैं, तो वो मैंने तुम्हें बता दिए, बाकी मैं अपलोड कर दूंगी मुझे अगर मिलेगा तो। तो ये था, कुछ इस तरीके से था। तो आई होप हेल्पफुल रहा होगा। अब मैं फटाफट से बता देती हूँ, जिसका अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है, जल्दी से नोटबुक निकालो कि कौन कौन सा करके जाओगे, लिखो फटाफट से। एक तो VSCPR थ्योरी से करोगे, है ना, शेप हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा CFT पढ़ के जाओगे। तीसरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये करके जाओगे, ठीक है। CFT मतलब पूरी CFT बोल रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इनके ग्राफ देख के जाओगे, ठीक है। उसके अलावा ड्यूमास मेथड आ रहा है सवाल, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप 13 और 14 की टेबल पढ़ के जाओगे एनसीईआरटी से, मैं वो बता रही हूँ जो आ रहे हैं क्वेश्चन। और डी ब्लॉक की जो टेबल एनसीईआरटी की, लाइक एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट वाले जो ग्राफ हो गया, वो देख के जाओगे, ठीक है। मोल कंसेप्ट के ये कुछ 5-10 एग्जाम्पल तुम्हें कहीं से भी मिल जाएंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बड़ा सिंपल सवाल आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का तो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी उठा के दे देता वो, ठीक है। तो मैंने आई गेस 6-7 बता दी हैं चीजें, तो वो आप लोगों को
पढ़ के जाने हैं, ताकि वहां से तो क्वेश्चन आए और तुम ठीक करके आ जाओ। ठीक है, हाँ जी बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बाकी ये PDF अभी ग्रुप में शेयर हो जाएगी और फिर इसको देख लेना आप।